नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विकास का समाजशास्त्र क्या है और यह क्यों कर या क्या कारण थे कि विकास का समाजशास्त्र जो है एक नवीन शाखा जो है समाजशास्त्र की, वो क्यों कर अस्तित्व में आई, उसका उद्भव क्यों हुआ। तो हम बात करते हैं कि विकास का समाजशास्त्र क्या है कि समाजशास्त्र की ही एक नवीन शाखा है। पहले भी अपन ने बात की थी कि जब समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था सन 1838 के अंतर्गत, जब समाजशास्त्र का जन्म हुआ था 1838 के अंतर्गत, तब समाजशास्त्र के सामने अपने आप को एक विषय के रूप में स्थापित करने की समस्या थी। विद्वान इसके अस्तित्व को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे थे। तो उस वक्त समाजशास्त्र के अंतर्गत अपने आप को एक विषय के रूप में स्थापित करना, अपने अध्ययन वस्तु का, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, कौन कौन से अवधारणाएं होंगी जिनका कि इस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो ये सब बातें थी उस वक्त। तो उस वक्त समाजशास्त्र का और अधिक उपविभाजन संभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि अब समाजशास्त्र जो है वो संपूर्णता के साथ में सभी मानवीय समाजों का अध्ययन नहीं कर पा रहा है। तब इसमें धीरे धीरे समयानुसार कई शाखाओं का जन्म हुआ। तो विकास का समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक शाखा ही है, एक नवीन शाखा है जिसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेशवादी शासन के बाद नवोदित राष्ट्रों के विकास और उनसे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों का और समस्याओं का समाधान खोजने के फलस्वरूप हुई है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास से संबंधित समस्याएं, उनके कारण एवं प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना ही विकास का समाजशास्त्र है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ने जब पूरी दुनिया के देशों के सामने जब नए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर दिए, तो सन 1950 के दशक से अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीति विज्ञानियों के सामने यह चुनौती पैदा हो गई थी कि युद्ध की विभीषिका से अब कैसे बचा जाए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध भी हो चुका था, तो उसमें ऐसी परिस्थितियां थी कि सभी लोग, सब दुनिया के सभी देश जो हैं, वो देशों के जो वैज्ञानिक थे वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब ये जो युद्ध जो है ना, वो बहुत ही खराब स्थिति है पूरे विश्व के लिए ही। तो इस युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए अब एक ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिसके अंतर्गत धनी और निर्धन, यानी विकसित देश भी और विकासशील देश भी और अल्प विकसित देश भी, बड़े और छोटे देश, इन देशों के बीच में एकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन किस प्रकार से मिल सके, है ना। ये विभिन्न जो विद्वान थे, विभिन्न देशों के जो विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, राजनीति विज्ञानी थे, उनके सामने एक चुनौती थी कि भाई हम इस तरीके से हम कैसे व्यवस्था करें, किस तरीके से कि विश्व के सभी जो देश हैं, चाहे तो फिर वो बहुत ज़्यादा विकसित हो, चाहे तो फिर वो बहुत गरीब हो या अल्प विकसित हो, वो किस प्रकार से एक होकर के रह सके ताकि युद्ध की विभीषिका को टाला जा सके। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में था ना, ऐसी दशाएं जो थी ना वो उत्पन्न होने लगी कि जो कि युद्ध से जो पहले की स्थितियां थी उनसे एकदम ही भिन्न प्रकार की थी। यानी जो पश्चिमी देश थे ना, जो विकसित देश हैं, तो वहाँ पर उत्पादन की नई नई तकनीकों का विकास हुआ और विकास होने के पश्चात उन तकनीकों को, जो नई नई तकनीकी थी, उन तकनीकों को अन्य देशों के द्वारा भी ग्रहण किया जाने लगा। तो इससे सभी देशों में व्यावसायिक संरचना बदलने लगी और बदलने के साथ साथ व्यावसायिक संरचना जैसे ही बदली वैसे ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने लगा और इस समय सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिमान भी तेजी से बदलने लगे। यानी हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि विभिन्न पक्ष, जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, वो एक दूसरे से घनिष्ठ प्रकार से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर
निर्भर होते हैं, एक दूसरे को बहुत घनिष्ठ प्रकार से, बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन की तकनीकों में विकास हुआ और उस विकास के द्वारा उन नई तकनीकों को अन्य देशों के द्वारा अपनाए जाने लगा, तो वहाँ व्यावसायिक परिवर्तन हुए। और जहाँ व्यावसायिक परिवर्तन हुए उसके साथ साथ ही समाज में और संस्कृति में भी परिवर्तन होने लगे। वो जो प्रतिमान थे, सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रतिमान थे, वो भी तेजी के साथ में बदलने लगे। और यहाँ क्या हुआ कि एक और तो महिलाओं में आर्थिक सहभागिता बढ़ी। अब तक तो लगभग यही था कि भाई जो कार्य क्षेत्र था ना महिलाओं का, वो घर के अंदर का था, कि महिलाएं घर की चारदीवारी के अंदर के जो भी कार्य होंगे वो कार्य करेंगी, और पुरुष जो होंगे वो घर की चारदीवारी से बाहर जा कर के, यानी कमाने का जो कार्य है ना, अर्थव्यवस्था से संबंधित, पैसे का रोजगार से संबंधित है, वो पुरुष घर के बाहर जा कर के करेंगे। तो कार्य क्षेत्र जो था ना वो अब तक तो बटा हुआ था कि महिलाओं का घर की चारदीवारी के अंदर तक का कार्य करना था, और पुरुषों को घर की चारदीवारी से बाहर जा कर के कमा करके लाना था मुख्य रूप से। तो अब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब ये तकनीकों का विकास हुआ, ये अपनाई जाने लगी, व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन हुआ, तब क्या हुआ कि महिलाएं जो थी ना, जो अब तक के घर के कार्य क्षेत्र, मतलब घर का कार्य क्षेत्र था उनका प्रमुख कार्य, वो उनकी आर्थिक सहभागिता बढ़ी। वो घर की चारदीवारी से बाहर जा कर के और रोजगार जो थे ना वो प्राप्त किए उन्होंने, और वो कार्य करने लगी घर से बाहर जा कर के। तो एक और महिलाओं में आर्थिक सहभागिता बढ़ी, तो दूसरी ओर परिवार व्यवस्था में परिवर्तन होने से माता पिता और बच्चों के पारस्परिक संबंधों तथा संपूर्ण मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन के तत्व स्पष्ट होने लगे। है कि महिलाएं अगर घर के कार्य क्षेत्र से बाहर जा कर के कार्य करेंगी, तो निश्चित रूप से जो घर को वो पहले जो टाइम दे पा रही थी, जो कार्य कर पा रही थी, उसमें परिवर्तन आएगा, वो है ना। तो इससे क्या हुआ कि परिवार की व्यवस्था बदलने लगी एक तो, और एक माता पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध थे ना, पारस्परिक जो संबंध थे, उनमें भी परिवर्तन जो थे ना, परिवर्तन होने लगे, वो भी अब बदलने लगे थे। और विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने से एक और तो क्या होता, नई राजनीतिक संरचना का उदय हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो एक और तो जो नई राजनीतिक संरचना था उसका उदय हुआ, और दूसरी ओर क्या हुआ कि परिवहन और संचार के साधनों में भी विकास हुआ। तो उस परिवहन और संचार के साधनों में विकास होने के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में जो था ना वो स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। यानी पहले जो थे ना वो आवागमन के साधन जो थे वो पहले की तुलना में अब जो थे ना वो तीव्र गति से आवागमन के साधन जो थे ना उनमें परिवर्तन हुआ, और तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति पहुंचने लगे। तो स्थान परिवर्तन जो था ना वो पहले तो लोग जाते नहीं थे, क्योंकि आवागमन के साधन जो थे ना वो बहुत ही कम थे, और वो उनकी तकनीक बहुत पुरानी थी, तो बहुत टाइम लगता था एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पहुंचने में। और अब क्या हुआ कि संचार के साधनों में और आवागमन जो परिवहन था ना, आवागमन के जो साधन थे उनमें परिवर्तन हुआ नई तकनीकी के कारण। तो अब जल्दी से और सुगमता से एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंचना सुगमता से पहुंचा जा सकता था। तो ये प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी कि लोग स्थान परिवर्तन करने लगे, एक स्थान को छोड़ करके अन्यत्र जाने लगे आसानी से। तो इन सभी दशाओं के अंतर्गत अब जो थे ना वो नए प्रश्न अस्तित्व में आए। तो ऐसी जब दशाएं थी कि मूल्य व्यवस्था बदल गई थी, महिलाओं की सहभागिता बढ़ गई थी, है ना, और परिवहन और संचार के साधनों में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी थी। तो ये सब ऐसी दशाएं थी कि जिसमें ये प्रश्न उठाए जाने लगे कि वास्तविक ज्ञान क्या है, और ये ज्ञान किसके लिए होता है, तथा ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान का मानव हित में किस तरह का अधिकाधिक और अच्छा उपयोग किया जाने लगे। तो ये ऐसी जो दशाएं थी ना कि व्यावहारिक ज्ञान ये किसके कि जो व्यावहारिक जो ज्ञान है इसका हम अधिकाधिक मानव के विकास में अच्छा प्रयोग, अच्छे तरीके से प्रयोग हम किस प्रकार से कर पाएँ। तो ये ऐसी दशाएं थी जिनके फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकास की अवधारणा, इसके विभिन्न रूपों तथा इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर के समाज विज्ञान में जो नया चिंतन आरंभ हुआ, है ना, कि ज्ञान जो है वो
किसके लिए है, इसका मानव के विकास में हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी जो मुद्दे थे ना, इन सभी मुद्दों को लेकर के समाज विज्ञानों में जो नया चिंतन प्रारंभ हुआ, उसी को हम विकास का समाजशास्त्र कहते हैं। तो विकास जो है ना, वो एक व्यापक अवधारणा है, और केवल आर्थिक वृद्धि जो है वो, कई लोग क्या करते हैं कि केवल आर्थिक वृद्धि हुई तो उसको विकास का नाम दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास की जो अवधारणा है ना, ये एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, और केवल आर्थिक वृद्धि ही विकास नहीं है जिसमें कि केवल आर्थिक पक्ष को ही सम्मिलित किया जाता है, बल्कि विकास हम किसका कहेंगे कि केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं, वरन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरण भी, इसमें पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो आर्थिक, केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं विकास के अंतर्गत, वरन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व पर्यावरण संबंधी पहलू भी संबंधित है। और इस दृष्टिकोण से ज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत विकास के इन सभी पहलुओं का, जिसमें कि केवल आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, इन सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, उसी को हम विकास का समाजशास्त्र कहते हैं। अब ये जो विकास का जो समाजशास्त्र है ना, इस विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत हम दो तरह के जो है ना समाजशास्त्री, उन दोनों के विचारों को सम्मिलित कर लेने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि विकास का समाजशास्त्र क्या है। तो विकास का जो समाजशास्त्र है, यह है शाखा, जो विकास का समाजशास्त्र की एक शाखा है, और समाजशास्त्र की यह शाखा इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के बीच एक गहरा संबंध है, एवं इन सभी के समन्वित आधार पर ही किसी समाज में होने वाले विकास की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। अब जो परंपरागत समाजशास्त्र तथा आधुनिक समाजशास्त्र से संबंधित विचारकों ने विकास की अवधारणा को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया है, वो हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।